बाबा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, आप बोल रहे थे कि जो अर्थ है और दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मैंने देखा। लेकिन यहाँ ऐसे घूम घूम के टकरा क्यों नहीं जा रहा है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दोनों पे? गुड क्वेश्चन ड्यूड। इसको समझने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्री फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ड्यूड, अब हम फ्री फॉल पढ़ते हैं। फ्री फॉल मींस फॉलिंग अंडर ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जैसा कि हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस लग सकती है, लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ लग रहा होगा, उस कंडीशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। जैसे कि अगर एक स्टोन को तुम एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से रिलीज करो तो वो गिरेगा। अगर मैं इमेजिन कर लूं यहाँ पे एयर नहीं है, तो इस स्टोन पे लगने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होगा और उसका मोशन फ्री फॉल कहलाएगा। ओके, ये एक टॉय एलिफेंट है और यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि कोई एयर नहीं है, तो ये जो अब गिरेगा ना तो इसका मोशन फ्री फॉल होगा, क्योंकि इस पर लगने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है। ड्यूड, तो मुझे एक बात बताओ, तो फिर पैराशूट से जो हम जंप करते हैं क्या वो फ्री फॉल है? अच्छा, यहाँ नो एयर लिखा है ना, वहाँ तो एयर प्रेजेंट रहता है ना बाबा, तो फ्री फॉल नहीं होगा। हाँ ड्यूड, एयर प्रेजेंट होता है और इसी के कारण तो पैराशूट हमारा स्पीड को धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है ताकि हम सेफली लैंड करें, तो वो एक फ्री फॉल मोशन नहीं है। ओके बाबा, समझ गया। तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। नासा का स्पेस स्टेशन भी फ्री फॉल कर रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ये तो यहाँ मैंने पढ़ा है, यहाँ जीरो ग्रेविटी होता है, आप बोल रहे हो फ्री फॉल होता है, ये क्या है? नहीं ड्यूड, ये एक तो मिस्ट्री है, तुम्हें क्वेश्चंस में भी मिलेगी। एक्चुअली में जो नासा का स्पेस स्टेशन है ना, बस अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर के आसपास ही दूर होता है और वहां पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। और ये जो स्पेस स्टेशन है वो फ्री फॉल कर रहा है, लेकिन टकरा क्यों नहीं रहा है ये हम एंड में समझेंगे। कुछ ऐसा फील होता है एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन के अंदर, जैसे कि वो तैर रहे हैं। ये तो पूरा फ्लोट कर रहा है बाबा, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर? नहीं ड्यूड, ऐसा नहीं है। इस चीज को हम अर्थ में भी फील कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, अगर तुमको एक बॉक्स में बंद कर दूं और तुमको अर्थ के प्रेजेंस में रिलीज कर दिया जाए, ओनली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ लग रहा है, तो भी तुम्हें कुछ ऐसा ही फील होगा ड्यूड। देखो, तुम महसूस कर पाओगे अपने आप को तैरता हुआ, जैसे कि फ्लोट कर रहे हो, जैसा स्पेस स्टेशन में हो रहा था ड्यूड। ओके, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन हम वेट जब पढ़ेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है बाबा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ ड्यूड। ये जो फ्लेम है ना, फ्लेम का शेप नासा के स्पेस स्टेशन में कुछ स्फेरिकल सा दिखता है, ना कि इलोंगेटेड जो अर्थ में दिखता है। इसको भी हम सिमुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम एक कंटेनर में कैंडल रख कर इसको फ्री फॉल होने देना, तो इसका भी शेप थोड़ा स्फेरिकल हो जाता है ड्यूड। सच्ची बाबा? यस ड्यूड। तो ठीक है ड्यूड, फ्री फॉल का बेसिक्स हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कभी ग्रेविटी होता है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, ये क्या है ये सब? देखो ड्यूड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक जनरल वर्ड है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग उसके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जब एक ऑब्जेक्ट और एक प्लैनेट जैसे कि अर्थ की बात होती है ना, तब इस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। और हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि एक्सीलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स अपॉन मास होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और अर्थ इस पर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी जिसको कहते हैं, तो इसका एक एक्सीलरेशन होगा इस छोटे से ऑब्जेक्ट स्मॉल एम का। उस एक्सीलरेशन को हम कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे? ओके बाबा, आप समझ। और मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ ड्यूड। इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना, वो कांस्टेंट होती है नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका मास क्या है ड्यूड। ये तो विश्वास नहीं हो रहा बाबा, ऐसा थोड़ी होता है। सेम एक्सेलरेशन रहता तो सब सेम ही स्पीड से गिरते ना फिर अर्थ सरफेस में। तो ठीक है ड्यूड, तुमको मैं विश्वास दिलाने के लिए डेरिवेशन ही कर देता हूँ। तो अब मुझे बताओ, पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम, और ये हमारा प्यारा अर्थ जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ सरफेस से h हाइट पर है। तो ड्यूड, तुम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट m और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स बताओ कितना आएगा। ओके, तो कैपिटल G अर्थ का मास, कैपिटल M ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
नहीं ड्यूड, हमें तो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस देखना है ना, तो वो कितना है इस केस में। अच्छा अच्छा, h+r का होल स्क्वायर। ओके ड्यूड, ठीक है। और हमें तो पता है एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, यानी कि इस स्मॉल m का जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सीलरेशन आएगा इस पे लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय इसका मास। ओके ओके, तो वो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G कैपिटल M r प्लस h स्क्वायर। और इसी a को हम g से लिखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाने के लिए। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है तो उस पर एक्सीलरेशन कितना लगेगा। और तुम देख सकते हो ड्यूड, यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है हमें, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और वो कितने हाइट पर है सरफेस ऑफ अर्थ से, सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर h 0 होगा इसका मतलब कि वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है। हाँ, तो तब g की वैल्यू कितनी आ रही है? तब तो आ जाएगा gm/r स्क्वायर। ओके, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, g की वैल्यू आ गई कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल G होता है ड्यूड मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ लगभग होता है 6400 किलोमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा यूनिट हो जाएगी हमारी। और इसका स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करने पे ड्यूड ये वैल्यू लगभग आएगी 9.8। और यूनिट क्या आएगा ड्यूड? यूनिट तो आएगा वही जो एक्सेलरेशन का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ड्यूड, तो तुम देख सकते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ यानी और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एक कांस्टेंट वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझे? ओके यार, लेकिन कांस्टेंट तो आ रहा है मैथमेटिकली तो चलो ठीक है, लेकिन जब मैं फेदर और स्टोन को गिराऊंगा तो अलग अलग टाइम में गिरते हैं, तब तो रियल लाइफ में रॉन्ग हो गया ना बाबा। ठीक कह रहे हो ड्यूड, फेदर लेट से गिरता है कंपेयर टू स्टोन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट ही हमने गलत पढ़ लिया। नहीं ड्यूड, देखो फेदर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसके कारण इस पर ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम एयर रेसिस्टेंस बोलते हैं वो ज्यादा होता है और इसके ही कारण वो स्लोली गिरता है, समझे? ओके बाबा, मतलब इसमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टोन। यस ड्यूड, और हमें तो पता ही है ना कि एयर रेसिस्टेंस कह लो या फ्रिक्शन कह लो, वो तो मोशन को अपोज करता है, इसीलिए ये धीरे धीरे गिरेगा। ओके, समझ गया बाबा। अब बताओ मुझे, अगर वैक्यूम हो, एयर हो ही ना, तब क्या होगा? तब तो दोनों सेम टाइम में गिरने चाहिए ना बाबा। यस ड्यूड, देख सकते हो तुम। अब बताओ, अब मैंने फेदर को बाहर रखा है यानी एयर में रखा है और एक फेदर को वैक्यूम में रखा है और दोनों को सेम हाइट से रिलीज कर रहा हूँ, तब बताओ क्या होगा? तो वैक्यूम वाला जल्दी गिर जाएगा, एयर वाला लेट से गिरेगा क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। वेरी गुड ड्यूड। अब बताओ इसको अगर मून पे ले जाकर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो क्या होगा ड्यूड? वहाँ तो एयर नहीं होता है ना, तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। बहुत समझदार हो गए हो ड्यूड तुम। और ध्यान रखना यहाँ पर सेम हाइट से रिलीज करे तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, तो ड्यूड अब समझ आया क्यों नासा का स्पेस स्टेशन अर्थ से नहीं टकराता है और मून भी अर्थ पे नहीं गिर रहा है? नहीं बाबा, अभी भी उतना समझ नहीं आया मुझे। अरे यार ड्यूड, क्रिकेट खेलते हो? हाँ। तो ये बताओ, जब तुम एक बॉल फेंकते हो तो क्या होता है? वो थोड़ा दूर ऐसे जाता है, अर्थ सरफेस में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटी होता है ना बाबा, वो खींचता है अपने तरफ सब ऑब्जेक्ट को। तो ये बताओ ड्यूड, क्या हम बॉल के मोशन को फ्री फॉल कह सकते हैं? हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे तो फ्री फॉल ही तो है ये। वेरी गुड ड्यूड। अच्छा, अब जब और तेज से हम बॉल फेंकते तो क्या होगा ड्यूड? वो और दूर जाके गिरेगा बाबा, ऐसा कुछ। अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली गिर ही रहा है ना वापस से। हाँ, तो ग्रेविटी हो तो गिरेगा ही ना बाबा। अच्छा ड्यूड, अब इसको कैनन की हेल्प से समझते हैं ड्यूड। देखो, जैसे हम अब कैनन से इस बॉल को रिलीज करेंगे तो थोड़ी देर बाद जाके गिर गया क्योंकि ग्रेविटी था। हाँ, और अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो क्या होगा ड्यूड? वो और दूर जाके गिरेगा बाबा। तो कुछ यहाँ से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरेगा, है ना? हाँ बाबा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो और दूर जाके गिरते जा रहा है वो तो। अच्छा, क्या स्पीड बढ़ाने से ग्रेविटी कम हो गई थी? नहीं, लेकिन क्या हो रहा था कि ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे अभी भी उसे पुल कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा था, है ना? हाँ। तो अब और अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो देखो क्या होगा अल्टीमेटली।
देख रहे हो, ये तो गिर ही नहीं रहा बाबा, अब गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल घूम रहा है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि अब ग्रेविटी नहीं लगे। ग्रेविटी हर पॉइंट पर इसको अपने ही सेंटर की तरफ पुल कर रही है ड्यूड। अभी भी ये फ्री फॉल ही कर रहा है। फॉल का मीनिंग ऐसे मत समझो कि कोई चीज अर्थ से टकरा जाएगी, नहीं। फ्री फॉल का मीनिंग है ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, समझे? अच्छा, इसका वेलोसिटी इतना है कि वो मतलब जाते भी जा रहे हैं लेकिन अर्थ खींचने का भी कोशिश कर रहा है और खींच नहीं पा रहा है वो। अर्थ हर पॉइंट पर इसको अपनी तरफ ही पुल कर रहा है ड्यूड, लेकिन स्पीड होने का नहीं, गिर नहीं रहा है, समझे? ओके बाबा, समझ गया। तो सिमिलरली ड्यूड कुछ ऐसा ही मून के साथ हो रहा है ड्यूड। वो हर पॉइंट पर एक तरफ से देखे तो फ्री फॉल ही कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड है इसलिए वो टकरा नहीं रहा, या कह लो अर्थ से आकर गिर नहीं जा रहा, समझे? अच्छा बाबा, इसका मतलब जो नासा का स्पेस स्टेशन है उसका स्पीड कम कर देंगे तो गिर जाएगा अर्थ में? हाँ ड्यूड, टकरा ही जाएगा ना। ओके, तो अब हम फाइनल पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं ड्यूड, कि फ्री फॉल कंडीशन में हमें पता है F नेट होता है, F ग्रेविटेशन ओनली, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट आती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। उसका फॉर्मूला ये होता है ड्यूड, तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि अर्थ का शेप एक जॉइड की तरह होता है, जिसको तुम ओवल भी कह सकते हो, और उसके कारण उसका रेडियस कहीं कम कहीं ज्यादा होता है। जैसे कि पोल पर उसका रेडियस कम होता है और इक्वेटर पर उसका रेडियस ज्यादा होता है। तो तुम्हें ध्यान रखना इस बात का।